नमस्कार प्रिय छात्र छात्राओं। एनटीए यूजीसी नेट योगा ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स सीरीज़ जनवरी 2017 भाग 3 में आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन। चलिए प्रारंभ करते हैं। भाग 3 भाग 3 के अंदर सबसे पहले जो प्रश्न है वह है पातंजल योग सूत्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्राणायाम का प्रकार है। अब जब ये प्राणायाम के प्रकारों की बात आती है, विशेष करके पातंजल योग दर्शन सूत्र के अनुसार, तो आपने ध्यान रखना है कि पातंजल योग दर्शन सूत्र में कितने प्रकार के प्राणायाम कहे गए हैं। तो उसको ध्यान रखते हुए हमारे पहले बनते हैं प्राणायाम 4 प्रकार के हैं। उस समय मुख्यतः पहले 3 प्राणायाम बताए उन्होंने, 3 प्रकार बताए, जिसमें आप देखेंगे बाह्य आभ्यंतर स्तंभ वृत्तिर देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म, ऐसा उन्होंने सूत्र के माध्यम से कहा। तो ये बाह्य वृत्ति प्राणायाम है, आभ्यंतर वृत्ति प्राणायाम है और स्तंभ वृत्ति प्राणायाम है। ये मुख्यतः 3 प्राणायाम बताए। फिर अगले ही सूत्र में उन्होंने कहा बाह्य आभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थ, वो चतुर्थ प्राणायाम है। अब इनमें से हमने खोजना ये है कि वो 2 प्राणायाम कौन कौन से, इनमें से चारों में से पहले सम्यक देखिए। बाह्य वृत्ति प्राणायाम इसमें नहीं है, आभ्यंतर वृत्ति प्राणायाम वो भी नहीं है, यानी आंतरिक प्राणायाम जो है, और स्तंभ वृत्ति प्राणायाम ये है इसमें पहला नंबर का। और अगला है बाह्य आभ्यंतर विषयाक्षेपी, ये चतुर्थ वाला प्राणायाम है। यानी ऑप्शन जो 1 है और 3 है, ये दोनों ऑप्शन इसमें सही है। इससे संबंधित कुछ बात आप ये ध्यान रखिए, जो पातंजल योग दर्शन सूत्र है वो महर्षि पतंजलि द्वारा रचित है और इसके अंदर 4 पाद हैं। कितने पाद हैं, यानी अध्यायों को इनको पाद की संज्ञा दी है, पाद हैं वो 4 हैं। पहला समाधि पाद, फिर साधन पाद, विभूति पाद और कैवल्य पाद। और यदि हम बात करें, ये प्राणायाम जो चर्चा है ये अष्टांग योग का एक चतुर्थ अंग है, वो साधन पाद में आता है। यानी साधन पाद दूसरा पाद है, उसका ये 50वां और 51 सूत्र संख्या है, जिसके अंदर ये प्राणायाम के विषय में चर्चा की गई है। इस बात का ध्यान रखना है। बाह्य वृत्ति यानी आपका रेचक प्राणायाम है, आभ्यंतर यानी ग्रहण करना पूरक प्राणायाम होता है, और स्तंभ वृत्ति यानी कुंभक प्राणायाम हुआ। तो ये स्तंभ वृत्ति प्राणायाम जो है, जहाँ बिल्कुल स्तब्ध कर देना, अपने आप को रोक देना, वो कुंभक है। और उसके भी 2 प्रकार के भेद हो सकते हैं, पर वहाँ उन्होंने ऐसा नहीं कहा। बाह्य वृत्ति कुंभक और आंतरिक वृत्ति कुंभक जो है वो नहीं कहा। ये स्तंभ वृत्ति प्राणायाम बाह्य आभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थ है, जिसे हम केवल जहाँ जैसा विश्वास हो उसको वहीं रोक देना, वो आपका प्राणायाम हुआ। अगला जो प्रश्न है वह ये है कि महर्षि पतंजलि के अनुसार क्रिया योग के अभ्यास का उद्देश्य। क्रिया योग का अभ्यास जो है ये भी द्वितीय पाद जो है आपका, यानी आपका साधन पाद का पहला ही सूत्र है। हम पहले भी जो प्रश्नों की व्याख्या हम पहले सीरीज में भागों में पढ़ चुके हैं, और अगली बार वही प्रश्न से हम दोबारा आ गया तो हम उस पर उतना विस्तार से व्याख्या नहीं करेंगे, उसका जो मेन बात होगी वही बताएंगे। ये प्रश्न पहले हमारा जैसे आया हुआ है। अब ये आपका साधन पाद का क्रिया योग है। इसमें क्या है क्रिया योग, पहले तो क्रिया योग है क्या, इसका भी कई बार ऑप्शन आते हैं। वह है तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग है। ये पहला ही सूत्र है। इसमें आपका तप है, स्वाध्याय है और ईश्वर प्रणिधान, ये 3 जो अंग है ये क्रिया योग के नाम से जाने जाते हैं। जो क्रिया योग है इसका कोई उद्देश्य है, इसका क्या फल है, तो वो बताया कि ये दूसरा सूत्र में कहा समाधि भावनार्थः क्लेश तनु करनार्थश्च, यानी समाधि की भावना यानी समाधि की सिद्धि के लिए क्रिया योग किया जाता है। दूसरा कहा क्लेशों को क्षीण करने के लिए, यानी क्लेशों को नाश करने के लिए क्लेश तनु करनार्थश्च, तनु मतलब बिल्कुल तनु छोटा करना। क्लेश, क्लेश कौन कौन से हैं, इसमें 5 क्लेश हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। ये 5 क्लेश हैं जिनमें अविद्या सबसे प्रमुख है। और इन 5 क्लेशों को
नाश करने के लिए क्रिया योग का अभ्यास किया जाता है। अगला जो प्रश्न है वह ये है, व्यक्तित्व के फ्राइड मॉडल, यानी अब जो ये फ्राइड है, फ्राइड के अनुसार उसने ऐसा कौन सा व्यक्तित्व के प्रकार बताए, कौन सा मॉडल उसने बनाया, उसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। अभी आप देखेंगे यदि हम फ्राइड की बात करते हैं तो इनका पूरा नाम भी याद रखना है। इनका पूरा नाम जो है वो है सिगमंड फ्राइड। इनका पूरा नाम क्या है? सिगमंड फ्राइड है। और सिगमंड फ्राइड जो है ये मनोवैज्ञानिक के प्रथम जो है, इनको हम प्रथम मनोवैज्ञानिक भी कह सकते हैं, जिन्होंने मूल प्रवृत्तियों को मानव फ्राइड के अनुसार, यानी मूल प्रवृत्तियों को मानव व्यवहार का निर्धारक तत्व माना इन्होंने, इसलिए हम इनको प्रथम मनोवैज्ञानिक के रूप में जानते हैं। अब ये बात ध्यान रखना है, ये करीब करीब 6 मई इनका जन्म है, 6 मई 1856। 1856 के अंदर ये इनका जन्म हुआ है ऑस्ट्रिया देश में, यानी ब्रीवबर्ग ये शहर के रहने वाले थे। अब देखिए इन्होंने व्यक्तित्व का गत्यात्मक पक्ष, जो व्यक्तित्व का जो है, इस व्यक्तित्व के गत्यात्मक पक्ष को इन्होंने 3 भागों में बांटा। पहला इन्होंने भाग बांटा वह है इदम। इदम भाग बांटा, यानी जिसे हम इडा बोलते हैं। इडा कहते हैं जो जन्म काल से उत्पन्न होता है, इन्होंने कहा इदम। दूसरा इन्होंने माना अहम, जिसे हम ईगो कहते हैं। और तीसरा है पराहम, यानी सुपर ईगो है। ये ईडा और दूसरा ईगो और सुपर ईगो, ये 3 प्रकार की स्व जो है ये ऑप्शन नहीं है। इस बात का ध्यान रखना है। फ्राइड मॉडल के अनुसार व्यक्तित्व के घटक हैं और इन्होंने ही चेतन, अवचेतन और जो अवस्थाएं जो हमारी मन की 3 प्रकार की जो बताई हैं, तो वही है चेतन, आपका अवचेतन है, और जो अचेतन अवस्थाएं, ये 3 प्रकार की अवस्थाएं इन्हीं के आधार पर हैं। अगला जो प्रश्न है वो ये है, हठ प्रदीपिका के अनुसार, अब हठ प्रदीपिका के अनुसार पथ्य आहार के बारे में बताना है। अब पथ्य आहार की यदि हम बात करें तो पहले तो ये ध्यान रखना है, हठ प्रदीपिका में खाने, पथ्य मतलब खाने योग्य आहार, जो ग्रहण करने योग्य आहार है, ग्रहण क्या किया जाए, वो अपथ्य भी होगा और पथ्य भी होगा। अब ये हठयोग प्रदीपिका स्वामी स्वात्माराम जी ने अपने ग्रंथ के अंदर, यानी 4 अध्याय उन्होंने बांटे हैं। उनमें से जो 4 अध्याय हैं, 4 अध्यायों के अंदर इन्होंने पहले अध्याय के अंदर ही ये पथ्य अपथ्य के बारे में विचार किया है। पथ्य का जो सूत्र संख्या आती है वो 62 नंबर की आती है। 62 नंबर में पथ्य के बारे में और 59 के अंदर अपथ्य के बारे में चर्चा की गई है। आप इन कुछ श्लोकों को देख सकते हैं। जब भी हम बात करें पथ्य के बारे में, पथ्य में यहाँ पर जो ऑप्शन आता है, ये सूंठी जो है, ये सूंठी पथ्य आहार में आता है और पटोल जो है ये पथ्य आहार में आता है। अब पथ्य आहार में और कौन कौन से, उनको भी स्मरण रखिए, याद रखिएगा। पहला तो उन्होंने कहा गेहूँ, गेहूँ को लिया। शाली चावल, एक चावल है उसकी जाती है शाली चावल कहा। दूसरा शोभन अन्न है, और दूध के लिए, घी के लिए, मक्खन के लिए मिश्री, मधुर स्निग्ध भोजन, यानी मीठा कहा, स्निग्ध कोई चिकनायुक्त भोजन, और सौंठ, सौंठ को ही सूंठी कहते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। और परवल यानी पटोलक फल आदि, ये पटोलक फल आदि जो है ये एक प्रकार का शाक होता है। 5 प्रकार के शाक बताए वहाँ पर, तो ये उनके शाक भोजन में आता है। और सूंठी आपके सौंठ के लिए प्रयुक्त किया गया है, इसका ध्यान रखना। इतने प्रकार के पथ्याहार की वहाँ पर चर्चा की गई है। अगला जो प्रश्न है वह ये है, निम्नलिखित में से कौन से केंद्रीय तंत्रिका के 2 मुख्य भाग हैं। अब केंद्रीय तंत्रिका से संबंधित कोई यदि प्रश्न आ जाए भविष्य में, कैसा भी आए, तो आपको स्पष्ट होना चाहिए। वो देखिए, ये है मानव में, यानी मानव का जो शरीर है उसमें तंत्रिका तंत्र के 3 भाग बांटे गए हैं। कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। और इन 3 भागों के अंदर आपको ध्यान रखना है, पहला जो भाग है वह है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसे हम CNS बोलते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम।
केंद्रीय तंत्र तंत्रिका। यहाँ बात जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से हो रही है। और दूसरा उन्होंने कहा परिधीय तंत्रिका तंत्र यानी PNS यानी पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। पेरीफेरल नर्वस सिस्टम है ये परिधीय तंत्रिका तंत्र। तीसरा है स्वायत्त यानी स्वचालित तंत्रिका तंत्र जिसे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। इन तीनों में से कभी भी कोई प्रश्न आए या आपने ध्यान रखना है, ये मानव शरीर की 3 प्रमुख तंत्रिका तंत्र हैं। इन 3 हैं और तीनों के नाम बताए मैंने। अब पहला जो तंत्रिका तंत्र है जिसे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं वो क्या है? तंत्रिका तंत्र का वह भाग जो संपूर्ण शरीर यानी संपूर्ण शरीर तथा स्वयं तंत्रिका तंत्र पर नियंत्रण रखता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहलाता है। उसे क्या कहते हैं? यानी संपूर्ण शरीर पर भी और स्वयं तंत्रिका के ऊपर जो नियंत्रण रखता है उसे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। जिसके अंदर 2 भाग है मुख्यतः। एक तो आता है ब्रेन यानी मस्तिष्क आपका, दूसरा आता है मेरुरज्जु। दोनों मिलकर CNS मानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की स्थापना करते हैं। यानी मस्तिष्क और मेरुरज्जु दोनों जब मिल जाते हैं तो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम की स्थापना होती है। और मस्तिष्क जो है ये मेरुरज्जु का ही बड़ा हुआ भाग है। यानी आपका मेरुरज्जु है उसका ही बड़ा हुआ अगला जो भाग है वह मस्तिष्क है। कुल मिला के एक ही है मुख्यतः, तो ये ध्यान रखना है। अगला जो प्रश्न आपका इसमें है वह ये है कि उच्च रक्तचाप के कौन कौन से जोखिमी कारक हैं। अब उच्च रक्तचाप यदि आपको है तो उसमें ऐसे कौन से प्रमुख कारक हो सकते हैं जिसके कारण से उच्च रक्तचाप बढ़ता है, तो वो कौन से घटक हैं। अब यदि हम बात करें मोटापा यदि आपका बड़ा है तो वो भी होगा, तनाव है, तनाव भी है, और धूम्रपान भी है। टहलना उच्च रक्तचाप का नहीं है पर दौड़ना उच्च रक्तचाप का एक कारण बन जाता है। कारण मतलब उच्च रक्तचाप है तो दौड़ना मना है, ऐसा नहीं कि दौड़ने से उच्च रक्तचाप होती है। यहाँ बात कही गई उच्च रक्तचाप यदि किसी को है नहीं, जिसको होने के कारण बताए हैं। यदि किसी को उच्च रक्तचाप नहीं है वो कैसे हो सकता है, पर उसमें मोटापा एक कारण है, तनाव कारण है, धूम्रपान करना भी उच्च रक्तचाप का एक कारण है। अब ध्यान रखना है शारीरिक भी रोग हो सकते हैं, शारीरिक आपका और मानसिक कोई भी कारण है। और अव्यवस्थित यदि आपका कोई खान पान है वो भी उच्च रक्तचाप का कारण बनता है। ज़्यादातर ये मानसिक रोग है। आपका कोई भी तनाव, कोई भी चिंता जो आदियाँ होती हैं उनके कारण ही उच्च रक्तचाप बढ़ता है। फिजिकली ये दिखाई बहुत कम देता है। और फिर भी शारीरिक रूप में मोटापा यदि बढ़ा है तो उच्च रक्तचाप आपका बढ़ेगा। हाँ, खान पान आपका सही नहीं है आप तब भी उच्च रक्तचाप आपका बढ़ेगा। इसी तरह से अगला प्रश्न जो है आपका वह है वायु विवर शोथ। वायु विवर शोथ को बोलते हैं साइनोसाइटिस। जो है साइनोसाइटिस के प्रबंधन यानी उसको नियंत्रण करने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगाभ्यास कौन सा है वो बताना है। आपने ध्यान रखना है षटकर्म, एक हठ योग के अंदर एक कर्म आता है षटकर्म। षटकर्म के अंदर क्या होता है, उसमें धोतिर, बस्तीस तथा नेति। धोती है, बस्ती है, नेति है, नोली है, कपालभाति और त्राटक, ये 6 कर्म हैं। अब उसके अंदर नेति कर्म जो है ये नाक का सफाई करने का। अब ये साइनोसाइटिस जो है ये ध्यान रखना है नाक से कोई संबंधित है। उसका एक वायु विवर यानी वायु विवर क्या है आपके नासा छिद्र, वायु का जो गुफा विवर बोलते हैं कोई भी उसमें रिक्त छिद्र को बोलते हैं। तो वायु का छिद्र कौन है आपकी नाक है, उसके अंदर शोथ आ जाना यानी शोथ का मतलब होता है स्वेलिंग आ गई तो वो साइनोसाइटिस बोलते हैं। यदि आपकी स्वेलिंग है तो हम नेत्रि के माध्यम से उसको रास्ता साफ करते हैं, गुनगुने पानी से उसको ठीक करते हैं। दूसरा आता है कपालभाति। कपालभाति के माध्यम से हम कपाल शोधन करते हैं। इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है। हाँ, ये चक्रासन है, इससे भी गर्दन आपको पीछे झुकाते हैं तो ये गर्दन से ऊपर का जत्रु भाग को भी श्वास में ये सहायता देता है क्यों विंड पाइप आपके गले से होके जाती है। मयूरासन जो है ये नहीं है, ये गलत ऑप्शन है इसका। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है।
अगला जो प्रश्न है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, हर बार घूम फिर के ये प्रश्न आता है। इसमें का स्ट्रेम हार्मोन्स यानी स्ट्रेस हार्मोन्स कौन कौन से हैं जो आपको स्ट्रेस लेके आते हैं। अब यहाँ पर ये प्रोलेक्ट्रिन, जो पहले बात करें प्रोलेक्ट्रिन क्या है, प्रोलेक्ट्रिन की बात करें तो ये पहले तो हमारे शरीर में ग्रंथियों का ध्यान रखना है। आपके शरीर में 9 तरह की ग्रंथियां हैं जिसको हम इंडोग्लैंड सिस्टम जो बोलते हैं। जो 9 तरह की अंतःस्रावियां जो हैं उनमें से पीयूष ग्रंथि है जो पिट्यूटरी ग्लैंड है। हर कोई ग्रंथि अपना अपना एक हार्मोन स्राव करती है, ये बात ध्यान रखनी है। पीयूष ग्रंथि जो यानी पिट्यूटरी ग्लैंड है उसका एक हार्मोन है, उसका नाम है प्रोलेक्ट्रिन, जिसे PRL भी कहते हैं। प्रोलेक्ट्रिन जो हार्मोन्स है, अब ये क्या है, अब ये जानना बहुत जरूरी है। यानी ये वृद्धि हार्मोन है, आपकी हाइट को बढ़ाता है, जैसे जो गर्भावस्था में स्तनों की वृद्धि व दूध के स्राव को प्रेरित करता है। इस बात का ध्यान रखना है, ये स्तनों की वृद्धि करता है गर्भावस्था जब होती है तो उस समय, और दूसरा दूध के स्रावन का बढ़ाता है। ये प्रोलेक्ट्रिन हार्मोन है, ये स्ट्रेस हार्मोन्स नहीं है। इस बात का स्पष्ट हुआ आपका। दूसरा जो है कार्टिसोल हार्मोन, ये कार्टिसोल जो है ये कार्टेस से कार्टिसोल हार्मोन स्रावित होता है। कार्टेस है, कार्टेस क्या है, कार्टिसोल एक स्टेरॉइड हार्मोन है। कार्टिसोल हमें स्टेरॉइड हार्मोन बोलते हैं। इसे ही हाइड्रोकार्टिसोन के रूप में भी जाना जाता है, हाइड्रोकार्टिसोन से भी जाना जाता है। इसे एड्रिनल, ये जो एड्रिनल ग्लैंड है आपकी, एड्रिनल ग्लैंड यानी अधिवृक्क ग्रंथि जो हम कहते हैं, एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर 2 छोटी छोटी द्वीपिकाएं सी रहती हैं, उनको हम कार्टेस कहते हैं। वहां से कार्टिसोल हार्मोन का स्राव होता है। अब ध्यान रखना है, ये तनाव हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। कोई पूछे आपसे तनाव हार्मोन कौन सा है, तो कार्टिसोल जो है स्ट्रेस हार्मोन को तनाव हार्मोन कहा जाता है। तनाव के समय कार्टिसोल जो होता है, यदि आपको टेंशन है, बहुत ज़्यादा चिंता है, तब कार्टिसोल हार्मोन का स्तर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। इसका जब स्तर बढ़ने लगता है तो होता क्या है, आपके अंदर BP बढ़ेगा, शुगर बढ़ेगा, आपका संक्रमण कोई भी आपका वायरल है, आपका वजन बढ़ सकता है। तो ये कार्टिसोल के ये सब प्रभाव हैं, इसका भी ध्यान रखना है। अगला जो है एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन क्या है, एपिनेफ्रिन जो है ये भी एड्रिनल ग्लैंड जो रहती है आपका, मैंने बताया उसके ऊपर, जो आपका एड्रिनल ग्लैंड किडनी के ऊपर जो है उस पर छोटे छोटे 2 द्वीपिकाएं हैं। एक का नाम तो आपका होगा कार्टिसोल, एक का नाम होगा एपिनेफ्रिन। अब एपिनेफ्रिन भी अधिवृक्क ग्रंथियों के एक अणु द्वारा स्थापित होती है। जो अधिवृक्क यानी किडनी की ग्रंथियों के एक अणु है, अणु द्वारा ये स्रावित होता है। एपिनेफ्रिन को भी एड्रेनालिन भी कहते हैं, ये भी एक तरह का हार्मोन है, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पर इसमें तनाव का कुछ नहीं, दूसरा आया है ग्लूकेगान। ग्लूकेगान क्यों क्या है आपका, ग्लूकेगान यहाँ पर क्या है इसको देखिए। ग्लूकेगान जो है ये पैनक्रियाज ग्रंथि से संबंधित है। अब पैनक्रियाज ग्रंथि जो है वो आपको ध्यान रखना है, जिसे हम अग्नाशय कहते हैं। पैनक्रियाज ग्रंथि है, उसके अंदर 2 कोशिकाएं रहती हैं, वो एक अल्फा है एक बीटा है। अल्फा और बीटा, अल्फा से ग्लूकेगन बनता है, ग्लूकेगन, और बीटा से इंसुलिन। अब ग्लूकेगन जो है ये, इसका काम क्या है ग्लूकेगन का, ये शुगर की मात्रा को बढ़ाता है। किसको बढ़ाता है, ये शुगर की मात्रा को बढ़ा देता है। और जो बीटा से जो इंसुलिन निकलता है, बीटा कोशिका से इंसुलिन निकल रहा है, वह बढ़ी हुई जो शुगर है उसको वो कम करता है, उसको कंट्रोल करता है। ये इसका ध्यान रखना है। यहाँ हमारी ग्लूकेगन जो आई है ये शुगर के लेवल को बढ़ाने का कार्य करता है, और अल्फा से यानी अल्फा नामक जो कोशिका है उससे निकलता है, और ये पैनक्रियास ग्लैंड का एक भाग है। अब आपने समझ में आ गया होगा कि ये पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत है, दूसरा भी ये शुगर से संबंधित है। ये स्ट्रेस हार्मोन जो है आपके, ये सिर्फ और सिर्फ आपका 2 और 3 नंबर सही उत्तर है इसका, इस प्रश्न का। और ये ध्यान रखना है, जब भी एड्रिनल ग्लैंड के माध्यम से ही स्ट्रेस हार्मोन्स के स्रावित होता है।
अगला जो प्रश्न है वो ये है, हठ प्रदीपिका के अनुसार हठ सिद्धि के, जो हठ सिद्धि हो रही है, हठ सिद्धि के कौन से लक्षण हैं। अब लक्षणों के बारे में बताना है तो आपको ध्यान रखना है, हठ योग प्रदीपिका है वही स्वामी स्वात्माराम जी का एक ग्रंथ है, उसमें 4 उपदेश हैं, 4 खंड बताए गए हैं, उसमें 4 भाग हैं, चैप्टर हैं। उसमें जो दूसरा चैप्टर है, दूसरे चैप्टर का 78, ये संख्या ध्यान रखना आपने, 78 संख्या में लक्षण के बारे में, हठ सिद्धि के बारे में बताया गया है। आपको सरलता हो जाएगी, जब भी आप पढ़ेंगे तो ये ढूंढने में आप स्वयं देख सकते हैं। अब उसमें 8 तरह के लक्षण बताए हैं, पर यहाँ हमने उनमें से कितने आप स्वयं देखिएगा। पहला उन्होंने कहा शरीर में हल्कापन। शरीर में क्या आता है? हल्कापन। यदि आप बहुत हठ साधना, हठ मतलब आपकी जो सूर्य और चंद्र नाड़ी को आप शोधन करते हैं तो आपके अंदर क्या होगा? शरीर में हल्कापन आएगा। दूसरा उसमें कहा मुख पर प्रसन्नता आ जाएगी, दूसरा मुख पर प्रसन्नता आएगी। तीसरा उन्होंने कहा स्वर में सौष्ठव, यानी आपकी वाणी में मधुरता आएगी। चौथा है आंखों में निर्मलता। अब यहाँ नेत्र निर्मल होना लिखा ना, ये इसी का है, ये आया। और दूसरा जो आपको बताया था मुख पर प्रसन्नता, हम टिक भी कर रहे हैं साथ साथ में, कौन जो जो होंगे। शरीर में मुख पर प्रसन्नता हमने लिखा, और चौथा जो है इसमें आंखों में निर्मलता, यानी नेत्र निर्मल होना, ये हुआ। पांचवा रोग का अभाव, रोग उसमें नहीं रहेंगे। और बिंदु यानी वीर्य पर नियंत्रण होता है। सातवां है जठरग्नि प्रदीप्त होती है। जठरग्नि क्या होती है? प्रदीप्त होती है। और फिर उसके बाद नाड़ियों में, यानी नाड़ियां जो बताइए 72,000 नाड़ियों की शुद्धता होती है। ये अब पहला, सबसे पहला है शरीर में हल्कापन, वही नहीं, शरीर का पतला होना ही होता है, हल्कापन आ जाएगा। तो इस तरह से स्मरण शक्ति की कोई बात कहें, ये ऑप्शन नहीं है। यानी ये 3 जो ऑप्शन है ये हठ सिद्धि के हैं और स्मरण शक्ति इसमें नहीं है। इस बात का आपको ध्यान रखना। आज का जो अंतिम प्रश्न है वो है कपालभाति, यानी कपालभाति नहीं, सम्मेलन हठ प्रदीपिका के अनुसार सूर्य भेदनीय प्राणायाम है। सूर्य भेदन प्राणायाम। अब इसका भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि हठ योग प्रदीपिका के अंदर कितने प्रकार के प्राणायाम बताए गए हैं, इसको भी ध्यान रखिए। कितने प्रकार हैं हठ प्रदीपिका में? प्राणायाम के 8 प्रकार हैं। अष्ट कुंभक के नाम से उसे जाना जाता है। और ये प्राणायाम का जो वर्णन है वो कौन से अध्याय में है? वो दूसरे अध्याय के कौन सा श्लोक है? वो है 44, आपका 44। ये संख्या सूत्र संख्या, उसकी श्लोक संख्या है। इसमें आप देखेंगे तो आप समझेंगे कि उसमें 8 प्रकार के प्राणायाम बताए। पहला कौन कौन सा? सूर्य भेदन है पहला, दूसरा उज्जयी है, तीसरा शीतकारी है, चौथा शीतली है, पांचवा भस्त्रिका है, छठा आपका भ्रामरी है, सातवां मूर्छा है, आठवां आपका प्लाविनी है। इस तरह से 8 प्राणायाम का। और ये भी एक प्रश्न बन जाता है कि हठ प्रदीपिका के अनुसार सूर्य भेदन जो प्राणायाम है कितने नंबर का प्राणायाम है, कौन सी संख्या का है? ये पहला नंबर का प्राणायाम हुआ। कितने हैं? 8 होंगे। तो ये भी ध्यान रखना कौन से अध्याय का है, ये दूसरे अध्याय का है। अब जो आपका इसमें सूर्य भेदन जो प्राणायाम है उसमें यहाँ लाभ की बात की गई है। लाभ जो है वो आपका 50वें श्लोक के अंदर बताया गया है, आपका 49 के अंदर भी है और 50 के अंदर जो आपको इसकी बताया गया है। वो क्या है लाभ? लाभ के अंदर ये है कपाल शोधनम। कपाल शोधनम कहा, यानी कपाल का शुद्धि करता है, पहला ऑप्शन ठीक है। दूसरा का वात दोष घनम, वात का जो दोष है उसको हर लेता है, या वायु को संतुलित करता है लिखा। वात के दोषों को हरना है यहाँ पर, ये संतुलित अलग है। अब कहता कृमि दोष रितम, कृमि जो है आपके, यानी पेट में जो उदर में कीड़े बनते हैं उसको भी नष्ट कर देता है। इसलिए आपका कपाल शोधनम, कपाल का शुद्धि और उदर कृमि को नष्ट करने का ऑप्शन है। ये भूख प्यास वाला है और ये दूसरे वाला ये ऑप्शन इसमें नहीं है। हाँ, वात दोषों के उसको हरण करता है, उनको समाप्त करता है ये,
इसलिए उसका यूज़ करते हैं, पर बात को संतुलित करता है। ये भी थोड़ा थोड़ा मिला जुला प्रश्न का उत्तर आ रहा है, पर जो जिसमें लिखा है स्पष्टतः उत्तर वो नहीं है। इस तरह से आपके आज के सभी प्रश्न पूर्ण हो गए, और आपको जैसा भी इसके पढ़ने पर जैसा अनुभव लगे, जैसा भी आपको लगे, इसका आप मुझे रिप्लाई ज़रूर किया करें, और इनको आप नियमित पढ़ते रहिए। ऐसे ही आपको ये वीडियोस प्राप्त होती रहेंगी, और इनको अच्छे विस्तार से हम पढ़ेंगे। और मुझे लगता है कि यदि आप इसी तरह से इनको कंटिन्यू करेंगे तो आपके कोई प्रश्न छूटेंगे भी नहीं, और इन पुराने प्रश्नों में से ही आप अपना नेट जेआरएफ कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। सबका बहुत बहुत धन्यवाद।